15 अगस्त 1947 हमारे देश का सबसे खुशी का दिन था। इस दिन हमारा देश ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ाद हुआ था और भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बना। आर्थिक रूप से गरीब देश होने के बावजूद आज़ादी के बाद भारत ने काफ़ी तेज़ी से विकास किया। भारत ने कई सारे क्षेत्रों में मिसाल कायम किया है। आज विश्व की नज़रों में भारत ने एक अलग छवि बनाई है। इसके साथ ही भारत का स्वदेशी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने तो दुनिया को हिला दिया है। जो दुनिया में दूसरे देश नहीं कर पाए वो भारत के इसरो ने कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इसरो की पूरी सफलता की कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और स्वागत है आपका एक कमाल के एक्सप्लेनेशन एपिसोड में। सो लेट्स बिगिन द सक्सेस स्टोरी ऑफ इसरो। 15 अगस्त 1969 आज से 51 साल पहले साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के योगदान में इसरो की स्थापना की गई थी। लेकिन भारत ने इसरो की स्थापना से पहले ही अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत कर दी थी। साइंटिस्ट विक्रम साराभाई का मानना था कि अगर भारत को विश्व में एक महत्वपूर्ण देश बनना है तो इस आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा। तो इस वजह से साल 1961 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जिम्मा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंप दिया, जिसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ से भारत की स्पेस रेस की शुरुआत हुई। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए साल 1962 में साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर एक कमेटी तैयार की, जिसका नाम था इनको इस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और इसके चेयरमैन विक्रम साराभाई बने। इनको इस्पार ने साउथर्न इंडिया के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, जहां से 21 नवंबर 1963 को इंडिया ने पहली बार यूएस द्वारा बनाए गए नाइकी अपाचे रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये वही रॉकेट था जिसको एक साइकिल पर लाया गया था। फिर भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट बनाया, जिसका नाम था रोहिणी 75। इस रॉकेट को 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया। इसके बाद इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को और बढ़ावा मिला। फिर 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से निकालकर एक स्वतंत्र सरकारी विभाग बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया, लेकिन उस वक्त भारत के पास कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था, जिस वजह से आर्यभट्ट को रशिया की कैपुस्टिन यार से उनके लॉन्चिंग व्हीकल कॉस्मोस 3M के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद इंडिया ने अपने खुद के SLV यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाने पर जोर दिया और फिर अगस्त 1989 तक इंडिया ने अपना खुद का SLV बना लिया, और इसे बनाने में सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। पहली बार इंडिया ने अपने SLV, जिसका नाम था SLV-3 को 10 अगस्त 1989 को श्रीहरिकोटा से टेस्ट किया, परंतु भारत का ये पहला SLV फेल हो गया था। लेकिन इससे इसरो ने हार नहीं मानी और आखिरकार 18 जुलाई 1980 को भारत ने अपने SLV से सैटेलाइट रोहिणी 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब इसके बाद इंडिया के पास खुद के सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने की क्षमता थी। इसके बाद भारत ने कई अपने और दूसरों के सैटेलाइट को लॉन्च किया। 15 अगस्त 2003 में उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने इंडिपेंडेंट स्पीच में भारत के लूनार मिशन की अनाउंसमेंट की थी। ये मिशन इसरो के लिए बहुत बड़ा मिशन था, क्योंकि ये मिशन पहली बार अर्थ की ऑर्बिट के बाहर मून एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाने वाला था। और फाइनली 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से इसरो ने अपने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। चंद्रयान 1 के बारे में शायद ही कोई इंडियन होगा जो नहीं जानता होगा।
चंद्रयान 1 को मुख्य रूप से चांद के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके 3 डायमेंशनल टोपोग्राफी का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था और चंद्रयान 1 ने पहली बार चांद की सतह पर पानी की खोज की जो और कोई देश नहीं कर पाए। बाद में इसे नासा ने कंफर्म किया और चंद्रयान 1 की इस बड़ी सफलता के बाद इसरो की विश्व में एक पहचान बनी। इसके बाद 5 नवंबर 2013 को इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया अपने मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक करके। इससे पहले कोई भी देश अपने प्रथम प्रयास में मार्स मिशन नहीं कर पाया था, लेकिन इसरो ने अपने पहले ही प्रयास में ये कर दिखाया और मार्स की ऑर्बिट में सक्सेसफुली मंगलयान को स्थापित कर सका। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करना और मंगल ग्रह की सतह की टोपोग्राफी की स्टडी करना था। इस मिशन की सबसे खास बात थी कि ये मिशन सिर्फ 450 करोड़ रुपए के बजट में पूरा किया गया था, यानी 73 मिलियन $। नासा को ऐसे ही मिशन करने में 600 मिलियन $, से ज़्यादा का खर्च आता है। तो आप खुद जान सकते हैं कि क्यों इसरो बाकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग है और इसी वजह से दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो के पास आते हैं। 23 जून 2016 को इसरो ने एक साथ 20 सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इनमें से एक सैटेलाइट गूगल का था। इसके अगले ही साल इसरो ने फिर से इतिहास रच दिया। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने सबसे ज़्यादा एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ख़ास बात ये थी कि इन 104 सैटेलाइट में सिर्फ 3 सैटेलाइट ही भारत के थे और 101 सैटेलाइट दूसरे देशों के थे। इसके बाद इसरो अपना पहला लैंडिंग मिशन करने वाला था चंद्रयान 2 द्वारा। फाइनली 22 जुलाई 2019 को इसरो ने अपना चंद्रयान 2 लॉन्च किया। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी, लेकिन चांद की सरफेस से 2.1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया। ये मिशन 100% सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन इसरो के मुताबिक ये मिशन 98% सक्सेसफुल है। इसरो की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसरो आने वाले समय में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मिशन करने वाला है और कई मैन्ड स्पेस मिशन को भी अंजाम देने वाला है। और क्या आपको पता है कि इसरो में काम करने वाले अधिकांश साइंटिस्ट के पास केवल पीएससी और एमएससी जैसी साधारण डिग्रीज़ हैं, लेकिन इनके अंदर हमेशा सीखते रहने और कुछ नया कर दिखाने का जज्बा ही है जो इसरो को महान बनाता है। तो ये थी इसरो की पूरी सफलता की कहानी। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स की वीडियोस देखने को मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।